कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे लड़के को सूट पहनकर जंगल में भागते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम कैडेट होता है। कैडेट जंगल पर एक मिशन के लिए निकला होता है और न जाने किस वक्त उसके हाथ पर कोई चीज चिपक चुकी होती है जो बहुत ही जहरीली होती है। उसकी हालत बहुत खराब होने वाली होती है, सिर्फ इसलिए कि एक खतरनाक चीज ने उसे हल्का सा काट लिया होता है। लड़के का खूबसूरत चेहरा पल भर में इतना सूज जाता है जैसे सुअर का सर हो। हालांकि उसके पास अपना मेडिकल बैग मौजूद होता है, लेकिन जहर बहुत तेजी से फैल रहा होता है और इसी वक्त उसकी दोनों आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा होने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि उसका पुरसुकून और समझदार बाप दूर से उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए होता है और उसकी सब्र भरी हिदायतों पर चलते हुए कैडेट बड़ी मुश्किल से पहली एंटीडोट इंजेक्शन सीधा अपने दिल के करीब लगा लेता है। मगर जब दूसरी इंजेक्शन लगाने का वक्त आता है तो उसका बाजू बिल्कुल सुन्न हो चुका होता है। मजबूरन वो आगे की तरफ गिरता हुआ अपना वजन इस्तेमाल करता है ताकि सिरिंज दबकर जिस्म के अंदर चली जाए। वक्त पर जहर का इलाज हो जाने की वजह से कुछ देर बाद वो दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाता है। लेकिन अब उससे भी बड़ी मुसीबत चुपचाप करीब आ रही होती है, क्योंकि जैसे ही रात होती है जमीन का टेम्परेचर अचानक जमने की हद तक गिर जाता है। इसलिए कैडेट को जल्द से जल्द 10 किलोमीटर दूर मौजूद हीट पॉइंट तक पहुंचना होता है, वरना वो खुले मैदान में ही जमकर मर सकता है। और विल ने अपने बेटे को इस कदर खतरनाक और वहशी इलाके में इसलिए भेजा होता है क्योंकि सब कुछ एक अचानक हादसे की वजह से हुआ होता है। असल में सिर्फ कल ही विल अपने बेटे और बाकी लोगों के साथ स्पेस में सफर कर रहा होता है कि अचानक उन्हें एक शदीद प्लैनेटरी स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है, जहां उनका स्पेसशिप इंजन एक बड़े पत्थर से टकराकर नाकारा हो जाता है। मजबूरन उन्हें एक खास रास्ता इख्तियार करते हुए किसी महफूज जगह की तलाश करनी होती है। लेकिन इस दौरान बहुत से और पत्थर भी उनके पीछे आ जाते हैं जो न सिर्फ स्पेसशिप के जिस्म को चीर देते हैं बल्कि हद से ज्यादा प्रेशर की वजह से पूरा जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है। जब कैडेट बेहोशी से होश में आता है तो उसे पता चलता है कि बाकी साथी क्रैश में मर चुके हैं और उसका बाप विल भी टांग टूटने की वजह से चलने फिरने के काबिल नहीं रहा होता। फिर जब वो कंट्रोल सिस्टम खोलता है और दूर से सर्वे करने वाला ड्रोन छोड़ देता है, तब जाकर उन्हें मालूम होता है कि जिस सैयारे पर वो उतर चुके हैं वो दरअसल जमीन है, वही धरती जहां से इंसान 1000 साल पहले हिजरत कर चुका होता है। अब यहाँ इंसानों का कोई निशान बाकी नहीं होता, इसलिए उन्हें मजबूरन स्पेस रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेजना होता है। लेकिन इसी वक्त पता चलता है कि उनका अकेला बीकन भी तबाह हो चुका होता है और काम के काबिल नहीं रहा होता। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ 100 किलोमीटर दूर जहाज के पिछले हिस्से पर होती है, क्योंकि वहाँ एक बैकअप बीकन मौजूद होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि विल शदीद जख्मी होता है और चल भी नहीं सकता। इसलिए सारी जिम्मेदारी नए मिशन पर निकले कैडेट पर आ जाती है। हाँ, लेकिन एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम और तजुर्बाकार विल की दूर से रहनुमाई के जरिए ये मिशन मुमकिन लगता होता है। मगर अब की धरती पहले जैसी नहीं होती। 1000 साल बाद इंसान का जिस्म इस माहौल का आदी नहीं रहा होता। यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी खास ब्रीदिंग फ्लूइड की मदद लेनी पड़ती है ताकि सांस ठीक से चल सके। लेकिन ये सब खतरे अभी सबसे भयानक नहीं होते, क्योंकि स्पेसशिप के पिछले हिस्से में बने कफस के अंदर एक इंतहाई खूनख्वार और खतरनाक मखलूक भी बंद होती है। और अब बस यही दुआ की जा सकती होती है कि क्रैश के वक्त वो मखलूक मर चुकी हो। इंसानों के चले जाने के बाद धरती फिर से जिंदगी से भर चुकी होती है, लेकिन कमजोर इंसान के लिए इसका मतलब ये होता है कि हर तरफ सिर्फ खतरा ही खतरा होता है। अचानक सामने आने वाले बंदरों को देखकर बेतजुर्बा कैडेट बुरी तरह घबरा जाता है और बाप की तरफ से खामोश और पुरसुकून रहने की नसीहत को बिल्कुल भूल जाता है। वो सीधा जमीन से पत्थर उठाकर फेंक देता है, न बंदरों को भगाता है बल्कि उल्टा उनके और साथी बुला लेता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि विल को करीब ही बहते दरिया का ख्याल आ जाता है और वो उसे पानी में छलांग लगाने का इशारा करता है, जहां जाकर वो उनकी पकड़ से बच जाता है। इसी दौरान विल की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। टांग टूटने के बाद देर तक इलाज न होने की वजह से उसकी टांग की नस में रुकावट पैदा हो चुकी होती है। लेकिन वो बाहर अकेले घूमते फिरते अपने बेटे की फिक्र में किसी किस्म की दर्द की दवा लेना भी गवारा नहीं करता। होश में रहने के लिए वो अपनी टांग पर खुद चीरा लगा देता है और एक पाइप के जरिए खून को नीचे की तरफ ले जाकर प्रेशर कम करता है, तब जाकर उसकी जान बच पाती है। और बिल्कुल इसी वक्त कैडेट आखिरकार हीट पॉइंट तक ठीक सलामत पहुंच जाता है। इस तरह अब उसे खुले मैदान में जमकर मरने का खतरा नहीं होता। लेकिन जब वो अपना सामान चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि न मालूम कब उसकी ब्रीदिंग लिक्विड की एक बोतल टूट कर जाया हो चुकी होती है और अब बची
बची हुई 3 बोतलें किसी सूरत भी उसे क्रैश साइट तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होती, मगर बाप को परेशान न करने के लिए वो ये बात छुपा लेता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यही छोटी सी गलती और एक बोतल की कमी आगे चलकर उसे एक असल जंगजू और मजबूत फौजी बनाने वाली होती है। पूरी रात आराम करने के बाद कैडेट दोबारा क्रैश साइट की तरफ सफर शुरू करता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाता कि उसके सामने बंदरों के टुकड़ों और लाशों का ढेर नजर आ जाता है, जिसमें से आधा जिस्म गायब और आधा जमीन पर बिखरा होता है। ये साफ इशारा होता है कि ये सब स्पेसशिप से भाग निकले उसी खतरनाक मॉन्स्टर का किया धरा होता है। अब वो मखलूकंग अपने कफस से निकल चुकी होती है और मुमकिन है कि इसी आसपास ही घूम रही हो। इसीलिए कैडेट मजबूरन रास्ता बदल लेता है, लेकिन इससे उसे और भी बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आगे एक इंतहाई सीधी और खतरनाक चट्टान उसका रास्ता रोक लेती है। अगर वो फिर से चक्कर लगाकर गुजरता तो बहुत कीमती वक्त जाया हो जाता। एहतियात के तौर पर विल अपने बेटे को सामान गिनकर देखने का कहता है। हर चीज ठीक होती है, लेकिन जैसे ही ब्रीदिंग लिक्विड का सवाल आता है, कैडेट पल भर के लिए रुक जाता है। उसकी तेज होती धड़कन से ही विल समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब बात छुपी नहीं रहती और कैमरे के जरिए मेडिकल बैग खोलकर हालत देख ली जाती है। कंप्यूटर के मुताबिक अगर घूमकर रास्ता इख्तियार किया जाए तो क्रैश साइट तक पहुंचने में 3 दिन लग जाते हैं, जबकि बची हुई सिर्फ 2 बोतलें इतना वक्त निकाल ही नहीं सकती होती। अब वाहिद सीधा रास्ता ये होता है कि इस बेइंतहा चट्टान से सीधे नीचे छलांग लगा दी जाए ताकि एक दिन का वक्त बच सके। लेकिन बाप होने के नाते विल कभी भी अपने बेटे को ऐसा खतरा मोल लेने की इजाजत नहीं देता। वो पहले ही अपनी बेटी खो चुका होता है और अब बेटे की जान को दांव पर लगाने का सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वो मिशन तुरंत रोक देने का फैसला करता है और कैडेट को हुक्म देता है कि फौरन वापस उसके पास लौट आए ताकि कोई और तरीका सोचा जा सके। लेकिन जीत इतनी करीब देखकर कैडेट पीछे हटने को तैयार नहीं होता और बाप को ये भी दिखाना चाहता होता है कि वो कोई बुजदिल लड़का नहीं है। इसी जिद में वो बगैर सोचे समझे सीधा नीचे कूद जाता है। जब वो मुनासिब बुलंदी तक आ जाता है तो फौरन अपना ग्लाइडर खोल लेता है और जिस्म को संभालते हुए आगे की तरफ उड़ने लगता है। लेकिन इसी लम्हे विल को महसूस होता है कि कोई खतरा तेजी से उसके बेटे की तरफ बढ़ रहा है। असल में वो एक भूखा और शिकारी बाज होता है जो अपनी जगह का फायदा उठाते हुए कई मर्तबा कैडेट को पकड़ने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। फिर अचानक कैडेट की नजर साथ ही बहते हुए एक झरने पर पड़ती है और वो सीधा उसके अंदर घुस जाता है। उसे लगता है कि शायद इस तरह वो बाज से जान छुड़ा लेगा, लेकिन बाज पहले ही उसके ऊपर से चक्कर काटकर आगे निकल चुका होता है। जब लड़का होश में आता है तो देखकर बुरी तरह घबरा जाता है कि वो एक बहुत बड़े बाज के घोंसले में पड़ा होता है। खुशकिस्मती से उस वक्त घोंसले में सिर्फ 3 छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि घोंसले के करीब एक भूखा चीता शिकार की तलाश में बैठा होता है। कैडेट चुपचाप इस खतरनाक जगह से निकलना चाहता है, मगर नीचे उतरने का रास्ता पहले ही दूसरे दरिंदों ने घेर रखा होता है। लड़का अभी घबरा ही रहा होता है कि इतने में माँ बाज भी वापस आ जाती है और एक दरिंदे को पकड़कर सीधा हवा में उठा ले जाती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरा दरिंदा घोंसले में घुस आता है और जमीन पर पड़े छोटे बाज को एक ही झटके में मार देता है। ये मंजर देखकर कैडेट जोर से चीख कर उसे रोकता है। जब दरिंदा देखता है कि कोई बीच में दखल दे रहा है तो वो घूमकर सीधा उसकी तरफ झपटता है, लेकिन खुशकिस्मती से कैडेट फुर्ती से हट जाता है और हमले से बचकर इनर्शिया का फायदा उठाते हुए दरिंदे को घोंसले से बाहर फेंक देता है। उसे लगता है कि शायद खतरा टल चुका है, लेकिन अचानक एक और दरिंदा न जाने कहां से आकर घोंसले में घुस आता है। खुशकिस्मती से उस वक्त कैडेट को बाज के घोंसले का कमजोर हिस्सा नजर आ जाता है और वो फुर्ती से हटकर एक डंडी से जोर का वार करता है और दूसरे दरिंदे को भी घोंसले से बाहर गिरा देता है। लेकिन तब जाकर उसे एहसास होता है कि सारे छोटे बाज पहले ही दरिंदों के हमले में मर चुके होते हैं। गम से निढाल माँ बाज को देखकर कैडेट खामोशी से पीछे मुड़कर वहां से निकल जाता है, क्योंकि इस वक्त उस पर एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है जो उसे पूरी करनी होती है। मगर जब वो बाप से राब्ता करना चाहता है तो पता चलता है कि उसका अकेला कम्युनिकेटर भी टूट चुका होता है। अब बाप की रहनुमाई के बगैर इस घने जंगल में जिंदा रहना सिर्फ ख्वाब ही होता है और ऊपर से रात होते ही इंतहाई सर्द मौसम भी आने वाला होता है। दूसरी तरफ विल भी बेचैन होकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन मॉनिटर्स पर कहीं भी उसका निशान नजर नहीं आता। फिर किस्मत साथ देती है और उसे जंगली सुअरों का एक झुंड मिल जाता है, जिनके पीछे चलते हुए वो गलती से एक जियोथर्मल पनाहगाह तक पहुंच जाता है। अब कैडेट के पास सांस के लिए सिर्फ एक ही बोतल बाकी होती है, इसलिए वो अपनी याददाश्त के मुताबिक आगे के सफर और अगले चंद दिनों के खतरनाक मिशनों का पूरा प्लान बना लेता है। लगातार मुश्किल और थकाने वाली जंगल एडवेंचर ने
बिल्कुल नए कैडेट को बुरी तरह थका दिया होता है और आखिरी बोतल खत्म करते ही वो थकान से वहीं सो जाता है। लेकिन जब दोबारा आंख खुलती है तो देखकर दहशत में आ जाता है कि उसके गिर्दो नवाह हर चीज आंखों के सामने जमती चली जा रही होती है। अगर जल्दी से कोई हीट पॉइंट न मिला तो उस जंगल में ही जमकर मर जाना तय होता है। इसी लम्हे उसका प्रोटेक्टिव सूट सफेद रंग लेने लगता है, जो इस बात का इशारा होता है कि उसका जिस्म तेजी से ठंडा हो रहा है और अब वो बाहर के सख्त टेम्परेचर का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अगले ही पल वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे खबर भी नहीं होती कि कोई उसकी लाश जैसी जिस्म को घसीटकर एक गड्ढे में फेंक देता है। जब कैडेट अगले दिन होश में आता है तो खुद को झाड़ियों से बने छोटे से झोंपड़े में पाता है। असल में मुसीबत के उस लम्हे में माँ बाज ने ही आगे बढ़कर उसे बचा लिया होता है। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेल कर लड़ने के बदले माँ बाज ने अपने गर्म जिस्म से पूरी रात उसे सख्त सर्दी से बचाए रखा होता है। लेकिन इसी कुर्बानी की वजह से वो खुद जान से हाथ धो बैठती है। ये मंजर देखकर कैडेट का दिल भर आता है और उसे एहसास होता है कि जो जानवर बाहर से खूनख्वार और खतरनाक लगते हैं वो भी एहसान और वफादारी को समझते हैं। अब जख्मी बाप को बचाने के लिए बीकन तक पहुंचना उसकी पहली तरजीह बन जाता है और वो तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता है। आखिरकार ब्रीदिंग लिक्विड खत्म होने से पहले उसे स्पेसशिप के टुकड़े मिल जाते हैं और बिल्कुल जैसे अंदाजा था, स्पेसशिप का पिछला हिस्सा सामने पहाड़ी ढलान पर गिरा होता है। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचता है और न सिर्फ बिल्कुल ठीक हालत में बीकन मिल जाता है बल्कि वहां काफी मिकदार में ब्रीदिंग लिक्विड भी मौजूद होता है। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर मॉन्स्टर के कफस पर पड़ती है जो बुरी तरह टूटा हुआ होता है और साफ पता चलता है कि वो मखलूक काफी देर पहले भाग चुकी होती है। फौरन वो बीकन ऑन करके मदद का सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन आयन इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल बाहर नहीं जा पाता। फिर वो मरे हुए साथी की कम्युनिकेशन वायर निकालकर बाप से राब्ता करने की कोशिश करता है, मगर वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता। उसे अंदाजा तक नहीं होता कि उसका बाप इस वक्त उसका पैगाम रिसीव कर चुका होता है और स्क्रीन पर उसे देख रहा होता है। कैडेट हर लम्हा स्क्रीन पर बाप को देख रहा होता है, लेकिन आयन इंटरफेरेंस की वजह से उसे बाप का कोई भी रिप्लाई सिग्नल मिल नहीं पाता। इसलिए वो बुरी तरह घबरा जाता है और कुछ देर के लिए समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करे। मगर पिछले चंद दिनों की सख्त ट्रेनिंग और तजुर्बे ने उसे पहले से काफी ज्यादा पुरसुकून और मजबूत बना दिया होता है। इसलिए वो खुद को संभाल कर ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करता है कि इस मुसीबत से कैसे निकला जा सकता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक वॉल्केनो पर पड़ती है और उसे लगता है कि शायद पहाड़ की चोटी पर जाकर सिग्नल भेजना मुमकिन हो जाए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि आगे उसके लिए इससे भी बड़ा खतरा मुंतजिर होता है। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर चढ़कर बीकन उठाकर सिग्नल ढूंढने लगता है, वैसे ही एक खौफनाक मखलूक चुपके से उसके पीछे आकर उसे जमीन पर गिरा देती है और बीकन हाथ से फिसलकर चट्टान के किनारे जा गिरता है। और ये वही दरिंदा होता है जो पहले कफस में बंद था। हालांकि उसकी आंखें नहीं होती, लेकिन वो इंसान के दिल में पैदा होने वाली खौफ की लहरों को महसूस करके उसका पीछा कर लेता है। इस वक्त कैडेट बिल्कुल बेबस हो चुका होता है। हवा में गिरती हुई वॉल्केनिक राख को देखकर उसे बचपन याद आ जाता है, जब उसकी बहन उसे बचाने के लिए दरिंदे से लड़ रही होती है और वो खुद शीशे के कवर के अंदर छुपा होता है। और आज फिर उसका बाप मौत और जिंदगी के दरमियान होता है और वो खुद को एक मर्तबा फिर बेकसूर और बेताकत महसूस करता है। उसकी आंखों में शिकस्त और अफसोस साफ नजर आता है। लेकिन अचानक उसे बाप के अल्फाज याद आ जाते हैं कि खतरा हकीकत होता है, मगर डर सिर्फ एक इंतखाब होता है। मौत और जिंदगी के इस नाजुक लम्हे में कैडेट पर अचानक सब कुछ वाजह हो जाता है। चाहे वो दरिंदा उसके ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन अब वो उसे महसूस ही नहीं कर पाता, क्योंकि इस वक्त कैडेट के दिल में न डर होता है और न खौफ। बेखौफ कैडेट एक ही छलांग में दरिंदे की पीठ पर चढ़ जाता है और दोनों छुरियां उसके जिस्म में घुसा देता है, जिससे दरिंदा फौरन जमीन पर गिरकर बेअसर हो जाता है। इसी लम्हे कैडेट वाकई एक मुकम्मल और काबिल जंगजू बन चुका होता है और जैसे ही मदद का सिग्नल बाहर निकलता है, रेस्क्यू टीम चंद ही लम्हों में पहुंचकर उसके शदीद जख्मी बाप की जान बचा लेती है। इस मिशन के बाद कैडेट शुक्र अदा करता है कि अब उसे शीशे के हिफाजती कफस के पीछे छुपकर नहीं रहना, बल्कि अब वो हिम्मत के साथ मुश्किलात का सामना करते हुए अपने घर वालों की हिफाजत कर सकता है। और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।